Assalamu alaikum. How are you all? I am Bushra Aslam, your physics teacher from the Trust School, and today I am going to discuss a topic from class 9th. But before that, we are going to discuss the value of the week. Value of the week is friendship. Message of the day: anything is possible when you have the right people there to support you. Right people, girls. Fact of the day, it's very interesting. It rains diamonds on Saturn and Jupiter. So, what do you think? We should be moving over there? Okay, we will move over there. But before that, we are going to discuss chapter number 4. Is already studied in your classrooms. But this video is just for the revision of your chapter so that we could move towards our test. Starting from like and unlike parallel forces. Like forces are the forces that are parallel to each other and have same direction. जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, फिगर नंबर A. All these forces F1, F2, F3 and F4, all these forces have same direction and they are parallel to each other. Unlike parallel forces are the forces that are parallel yet have directions inverse to each other. In figure B हम देख सकते हैं कि we have 4 forces F1, F2, F3 and F4, but F1, F2 are like parallel forces, F3 and F4 are unlike parallel forces. But for F1 and F3, F2 and F4 or F1, F2, F3, F4, they are unlike parallel forces to each other. देखिए इनकी डायरेक्शन चेंज है. ये पेयरिंग में अगर देखें तो F1 एंड F2 आर लाइक पैरेलल फोर्सेस, बट अगर हम इसको कंपेयर करें विद F3 एंड F4 तो दे आर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस. ये आपका पहले भी आपको एक्सप्लेन किया जा सकता है. ये मुझे एक और अच्छी स्लाइड भी मिली थी, तो इसमें हमारे पास है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस मे और मे नॉट बी इक्वल. लास्ट टाइम भी जब मैं क्लास में ये पढ़ा रही थी तो मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था, एक स्टूडेंट ने, कि मिस कि इज इट कंपल्सरी कि हमारी जो फोर्सेस हैं F1 और F2 दोनों इक्वल हों? नो, इट्स नॉट. मैग्नीट्यूड कैन बी इक्वल और कैन नॉट बी इक्वल. तो हमारे पास कंपल्शन नहीं है. F1 और F2, F1 कैन बी 5 न्यूटन, F2 कैन बी 7 न्यूटन. तो ये जो फोर्सेस हैं दोनों आपके पास इनका मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं है. ये एग्जाम्पल मैंने आपकी बुक से लिया और मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया है कि विच इज द पैरेलल लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड विच वन इज फॉर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस. मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रही हूँ, आप सोचें. तो आपकी बुक के थ्रू ही ये आपकी रिवाइज भी हो रहा है कि कौन सी आपके पास यहाँ पे लाइक पैरेलल फोर्सेस में और कौन सी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में. जी चलें, आप लोग मुझे इसका आंसर वैसे भी शेयर करें और मैं आपको यहाँ पे आंसर शेयर कर रही हूँ. ये जो फिगर है जिसमें वेट ऑफ ईच एप्पल इज डाउनवर्ड्स, यहाँ पे सब फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रही हैं बट दे आर नॉट इक्वल फोर्सेस. तो ये कौन सी फोर्सेस हैं हमारे पास? लाइक पैरेलल फोर्सेस. और यहाँ पे हमारे पास टेंशन एंड वेट दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर. तो ये कौन सी फोर्सेस हैं? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस. Then it comes your addition of forces. The resultant force is the single force. Is the single force that would produce the same effect on an object or two or more forces are applied to the object. It is the single force of all the forces. Simple words में हम कहें कि जितनी भी forces apply हो रही हैं, अगर हम उन सबको sum up कर दें तो हमारे पास जो एक फाइनल आंसर आएगा, that is your resultant force. अब रिजल्टेंट फोर्स के लिए भी मैंने यहाँ 2 एग्जांपल्स को यूज किया है. फर्स्ट फिगर में आपको नजर आ रहा है देयर इज अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन एंड 30 न्यूटन, बट दे आर लाइक पैरेलल फोर्सेस. तो वी आर सिंपली गोइंग टू ऐड देम. इट वुड बी 90 न्यूटन. बट इन दिस फिगर इसमें यू हैव अनलाइक पैरेलल फोर्सेस 30 न्यूटन एंड 10 न्यूटन. ये एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे एंड वी विल गेट 20 न्यूटन टोटल फोर्स. तो अब आपके पास ये जो रिजल्टेंट फोर्स आ रही है, दैट इज बेसिकली द सम ऑफ दीज फोर्सेस अप्लाइंग ऑन द बॉडी. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ जाता है कि वेक्टर्स कैन बी एडेड थ्रू सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन. नो, वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड. द फिनोमेना विच इज यूज्ड फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर इज हेड टू टेल रूल. यहाँ पे मैंने आपको फिगर में दिखाया विच इज द टेल साइड ऑफ द वेक्टर एंड विच इज द हेड साइड ऑफ द वेक्टर. बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं, बहुत सिंपल वर्ड्स में. हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, लेट्स सपोज यू हैव 3 वेक्टर्स.
head of first vector is joined with the tail of second vector, and the head of second vector joins the tail of third vector, and this process continues until it comes towards the last vector. और रिजल्टेंट वेक्टर का आपको कैसे पता लगेगा? द हेड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विल ज्वाइन विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर एंड टेल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर जॉइंस द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर. शायद ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो. मैं आपको नेक्स्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ पूरी डिटेल डायग्राम के साथ. Let's suppose you have a vector A in this direction, vector B in this direction, and we are going to add these vectors. Let's draw vector A. Then it's vector B. Head of first vector joins the tail of second vector. I hope अब आपको ये point clear हो रहा है. Head of first vector joins the tail of second vector. And for resultant vector, head of last vector joins the head of resultant vector, and the tail of resultant vector joins the tail of first vector. I will explain it again. Confirmation हो जाएगी, आपको clear हो जाएगा. Let's draw vector A, draw vector B. The head of first vector is joining the tail of second vector. Resultant vector में head से join कर रहा है और tail first vector की tail से join. तो बहुत सिंपल है. अगर आप इसको बहुत ध्यान से कॉन्सेप्चुअली समझ लेंगे तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए. देन इट्स रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस. रिजॉल्व कर देना, स्प्लिट कर देना किसी भी फोर्स को इन इट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर स्टैंड्स फॉर 90. ठीक. परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मींस द फोर्सेस व्हिच आर अप्लाइड ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ठीक है. तो अब इसके लिए हमने पूरी डेरिवेशन करनी है. आप लोग अपनी नोटबुक्स अपने सामने रखें. जैसे मैं आपको हर लेक्चर में बताती हूँ कि आपके पास आपकी नोटबुक्स, बुक्स और पेन पेंसिल में से कोई ना कोई चीज मौजूद होनी चाहिए. तो आप इसको खोल लें, आप मेरे साथ इसको रिवाइज करें तो आप इसको रिवाइज भी हो जाएगा आपके लिए, और आपका कॉन्सेप्ट अगर किसी का पहले थोड़ा सा भी क्लियर नहीं था तो वो अभी साथ में क्लियर भी हो जाएगा. ये फिगर है हमारे पास. सो स्टार्टिंग विद द एडिशन ऑफ वेक्टर. तो अगर हमें रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए तो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस. तो हमारे पास दो फोर्सेस लग रही हैं. स्टार्टिंग फर्स्ट में क्या हो रहा है? ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी प्लस बी ए. सिंपल. ये आपके पास हो रहा है. ठीक है. अब हमने इनको नेम किया हुआ है तो हम इनके नेम्स को ऐड यहाँ पे इनको नेम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे. ओ ए इज इक्वल्स टू एफ, ओ बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एंड बी ए इज इक्वल. आपके पास आती हैं आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज. ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में आपके पास क्या आता है? साइन थीटा. साइन थीटा आपके पास क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर क्या है? आपके पास ए बी. ये आपके पास क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर. और आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या है? ओ ए. और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे लिख दिया हमने. उसके बाद अगर हम ए बी की वैल्यू को, जो हमने उसको नेम असाइन किया, अगर हम वो लिखें तो ए बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई एंड ओ ए इज इक्वल्स टू एफ. तो यहां से आपके पास साइन थीटा क्या आ जाता है? साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई ओवर एफ. क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आती है कॉसिकेंट, कॉस थीटा. कॉस थीटा को अगर हम देखें तो वो होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. यहाँ पे बेस आपके पास क्या है? ओ बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास? ओ ए. तो यहां से आपके पास क्या आ गया? ओ बी ओवर ओ ए. और ओ बी की वैल्यू आपके पास क्या है? एफ ऑफ एक्स. और ओ ए की वैल्यू क्या है? एफ. तो ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स ओवर एफ. तो आपके पास कॉस क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स ओवर एफ. यहां तक अगर आपको क्लियर है तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे. आप सब ये नोट कर रहे हैं साथ साथ? नेक्स्ट अगर आ जाए तो हमारे पास साइन थीटा क्या था? साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई ओवर एफ, जो अभी हमने पीछे ही डिराइव किया है. तो यहां से आपके पास अगर मैंने एफ ऑफ वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये एफ यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. तो एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा. तो ये आपके पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में से फर्स्ट कंपोनेंट की एफ ऑफ वाई की आपके पास इक्वेशन आ गई है. अब हम कॉसिकेंट को यूज करेंगे. कॉसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ओवर एफ. और यहां से अगर हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लें तो सेम यहाँ पे एफ डिवाइड हो रहा था, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉसिकेंट
थीटा। तो ये आपका जो फर्स्ट टॉपिक था यहाँ से रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का, जिसमें आपने फोर्स को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना था, वो हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है इसी से रिलेटेड, जो है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट। जो आपके पास था कि आपके पास अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स गिवन हो, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई गिवन हो, तो आप एफ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये अब आपने मुझे खुद प्रैक्टिस, अगर आपको ये समझ आ गया तो वो करना आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। आप इसको खुद प्रैक्टिस करें, रिवाइज भी हो जाएगा आपका, और आप इसकी प्रैक्टिस जो है मुझसे अपनी ऑनलाइन क्लास में शेयर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रिजिड बॉडी। इन फिजिक्स अ रिजिड बॉडी इज अ सॉलिड बॉडी इन विच डिफॉर्मेशन इज जीरो। जैसे आप उसको जितना भी डिफॉर्म कर लें या जितनी भी उस पर फोर्स लगा दे, तो वो बॉडी क्या है, उसमें जितनी डिफॉर्मेशन है वो सारी की सारी जीरो है। इसका मतलब ये है कि ऑल पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी डू नॉट चेंज बाय अप्लाइंग अ फोर्स। जैसे भी आप फोर्स अप्लाई कर ले, उसके दरमियान जो पेयर्स के दरमियान डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब है डिफॉर्मेशन आपके पास क्या है, जीरो है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन आपके पास क्या है, फिक्स्ड लाइन और अ पॉइंट अलोंग विच अ बॉडी रोटेट्स। ये आप चैप्टर 2 में भी पढ़ चुके हैं, जहां पे आपने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ी थी। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आती है, डोर हैंडल, अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, या टॉप, वो जिसको आप छोटे बच्चे जिससे खेलते हैं वो चीज, जो टॉप। ये मैंने अर्थ की एक पिक्चर लगाई है, यहाँ पे मैंने ये पिक्चर यूज की है डोर हैंडल की, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि डोर हैंडल का एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। ये आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो नीचे तक जाता है, तो डोर आपका खुल जाता है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, और ये रोटेट कहाँ करता है, अलोंग इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट, सिंपल सी डेफिनेशन है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। बहुत सिंपल, कोई भी टर्निंग इफेक्ट हो, इट कैन बी अ सर्कुलर टर्निंग इफेक्ट, सेमी सर्कुलर टर्निंग इफेक्ट, इट कैन बी एनी टाइप ऑफ टर्निंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, टॉर्क। टॉर्क में दो मेजर डेफिनेशंस आती हैं, कौन कौन सी, लाइन ऑफ एक्शन वेयर द होल फोर्स एक्ट। यहाँ पे मैंने इस फिगर में आपको दिखाई हुई है लाइन ऑफ एक्शन। यहाँ मैं ये जहां पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ, और ये वो पॉइंट है स्पैनर का जहां पे आप अपनी पूरी फोर्स अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म आपका डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन से लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन तक। ये जो डिस्टेंस बन रहा है ये आपके पास क्या होता है, मोमेंट आर्म, और इसी पे आपका टॉर्क भी डिपेंड कर रहा होता है। अगर हम अपने टॉर्क का फॉर्मूला देखें तो टॉ स्टैंड्स फॉर, टॉ इज इक्वल्स टू, ये जो टॉ का साइन बनाया है, इट इज फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टॉर्क। टॉर्क इसको टॉ बोलते हैं, और इसको टॉ की ही शेप देते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है। आपने इसको टी की शेप नहीं देनी, ठीक है, आपने इसको इसी तरह टॉ की शेप ही देनी है। इट इज इक्वल्स टू, ये आपको एफ और एल मैंने लास्ट बताया कि लाइन ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन और मोमेंट आर्म है, तो इट इज इक्वल्स टू लाइन ऑफ एक्शन मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। तो यहां से आपके पास क्या होता है, टॉर्क की इक्वेशन ड्राइव हो गई है, और आप इसके थ्रू कोई भी टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। क्लॉकवाइज में आपके, इफ द इफेक्ट ऑफ अ बॉडी इज टू टर्न इन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स, इट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो इट इज क्लॉकवाइज मोमेंट। ये बहुत इजी है आपका, इसमें तो कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं है। क्लॉक की डायरेक्शन में जिस तरह क्लॉक मूव करता है, अगर टॉर्क उसी डायरेक्शन में लग रहा है तो इट इज क्लॉकवाइज, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो इट इज एंटी क्लॉकवाइज। आपके पास नेक्स्ट आपका आज का लास्ट टॉपिक आता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। If the sum of the clockwise torque and anti-clockwise torque is equal, then it is the principle of moments. किस तरह से, मैं ये आपको सीसॉ के एग्जांपल से बताती हूँ कि अगर हम सीसॉ पे खुद को बैलेंस करना होता है तो हमें दोनों साइड पे लगने वाली फोर्सेस को इक्वल करना होता है। अगर किसी भी एक साइड पे फोर्स ज्यादा हो तो दूसरी साइड की बॉडी इम्बैलेंस हो सकती है, तो उसको इम्बैलेंस होने से बचाने के लिए हमें इस तरह से एडजस्टमेंट करनी पड़ती है कि अगर एक थोड़ा सा आगे होके या पीछे होके या इस तरह से बैठे कि दोनों तरफ जो है आपका वो जो टॉर्क है वो नॉर्मल रहे। तो इसका मतलब ये आपने क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस कर दिया, और अगर ये दोनों बैलेंस हो गए तो ये आपके पास कौन से प्रिंसिपल पे एक्ट कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो चैप्टर नंबर 4 आपका हाफ इस लेक्चर में रिवाइज हो गया,
और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट हाफ रिवाइज करवा दूंगी और उसके बाद जो है हम मूव करेंगे हमारे टेस्ट की तरफ, ठीक है। तो बाकी आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप वीडियो को देख लें। वीडियो को देखने के बाद आप मुझसे ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करें जो भी आपको इश्यूज आ रहे हैं। रिवीजन में भी आपको कोई पॉइंट अगर समझ नहीं आया तो आप मुझसे डिस्कस कर लें। यू आर ऑलवेज वेलकम फॉर दिस। थैंक यू सो मच।